जर्नलिज्म सेक्टर में आप बहुत सीनियर हैं। यहाँ उपस्थित सभी छात्र आपका परिचय जान जान चुके हैं। और अब मैं आपसे आपकी सक्सेस स्टोरी जानना चाहता हूँ कि कहाँ पे आपका जन्म हुआ और कहाँ पे आपकी स्कूलिंग हुई, किस तरह से आपका जर्नलिज्म सेक्टर में आना हुआ, और कितने ही बच्चे आपके अंडर में पीएचडी करके निकले। किताबें भी आपने काफ़ी सारी लिखी। आप रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, एफएम, सभी कम्युनिकेशन की विधाओं से आप जुड़े रहे। तो अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं सर, प्लीज, ओवर टू यू। पुष्पेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत आभार आपका इस आमंत्रण के लिए। और इसके माध्यम से आपने मुझे एक अवसर दिया कि देश के अलग अलग अंचलों में जो हमारे युवक युवतियां अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जी। जीवन के लिए, करियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनसे एक संवाद का मौका मिला है। बहुत जहां तक स्वागत। मेरा व्यक्तिगत जीवन का संबंध है, जी। जन्म मेरा 1958 में उदयपुर में हुआ था। जी। राजस्थान की एक बहुत ही चर्चित पर्यटन स्थली, जिसे सिटी ऑफ लेक्स, झीलों की नगरी कहा जाता है। लेकिन जो मेरा सारा शिक्षा दीक्षा हुई वो जयपुर में हुई। जी। संयोग से जो मेरा बाल्यकाल था वो एक ऐसे परिवार में मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला जो शिक्षा से जुड़े हुए थे। मेरे ओके। पिताजी, उनका जीवन तो पूरा आर्थिक संघर्षों का पर्याय रहा। बहुत ही अभाव और अभियोगों में पले हुए थे। और जी। मेरी मम्मी, उनकी भी 8वीं क्लास में शादी हो गई थी। लेकिन शादी के बाद भी जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, पीएचडी किया। पिताजी तो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए हिंदी विभाग में, और मेरी जी। माताजी प्रिंसिपल थी। दुर्भाग्य से जीवन के बहुत अल्प समय में ही, मात्र 59 वर्ष की उम्र में पिताजी चले गए और 55 वर्ष की उम्र में माताजी की डेथ हो गई। तो उसके बाद अचानक मेरे पे, हालांकि हम सब लोग सेटल्ड थे, मेरे भाई बहन सभी लोग, जी। लेकिन मुझे जो आपने कहा कि सक्सेस स्टोरी, अब सक्सेस तो मैं नहीं कह सकता कि मैं कितना सफल हूं क्या हूं, लेकिन हाँ, एक संतुष्टि होती है जब मैं अपने पूरे जीवन का एक परिदृश्य को देखता हूँ। बचपन में ही सपना संजोया था कि शिक्षण में जाना है, शिक्षक बनना है। और इसीलिए जी। उससे जुड़ी हुई जो भी हमारे और प्रवृत्तियां हो सकती थी, डिबेट्स है, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, यूथ फेस्टिवल्स हैं, छात्र राजनीति है, सब में सक्रिय रहा। मैं शायद 8वीं 9वीं क्लास में था जब जीवन की पहली डिबेट मैंने बोली थी। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब कॉलेज में आए, चुनाव भी लड़े 4 5 बार, कभी जीते कभी हारे, वो सब मिश्रित भाग्य रहा। लेकिन एक लक्ष्य था कि हमको जीवन में टीचिंग में जाना है। और यही सोच करके, और जो मेरी पहली नियुक्ति थी वो हिंदी विभाग में डूंगरपुर में हुई थी। संयोग से मैंने पत्रकारिता के पाठ्यक्रम, जिस समय मैंने कोर्स किया था, देश के मात्र 18 19 विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम चलते थे, उस समय ये कोर्स किया। जी। यह संयोग था कि राजस्थान विश्वविद्यालय में वैकेंसी निकलती है और मेरा पत्रकारिता विभाग में एक अध्यापक के रूप में चयन चैन। हो गया। उसके बाद तो बहुत लंबी कहानी है, मैं इतना विस्तार से नहीं जाऊंगा। लेकिन 91 में मैंने रेगुलर कोर्स शुरू किया राजस्थान यूनिवर्सिटी में। उस समय राजस्थान में ये पहला हमारा प्रयास था, क्योंकि रेगुलर कोर्स शुरू किया गया। उसके पहले हम पत्राचार के माध्यम से शिक्षण देते थे। फिर ये हमारा जो पत्राचार संस्थान था वो कोटा खुला विश्वविद्यालय में मर्ज हो गया था। तो मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में रेगुलर कोर्स शुरू किया। जो पुस्तकों की आपने चर्चा की, मेरी पहली पुस्तक थी प्रेस कानून हिंदी पत्रकारिता। वो प्रेस कानूनों पर हिंदी में पहली पुस्तक थी। उसके बाद फिर मैं कहूँ कि पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक जैसे कहते हैं ना, एडिक्शन, मैं जी। लगातार विद्यार्थियों के लिए अच्छी टेक्स्ट बुक्स तैयार करने की तलाश में रहा। वो समय था जब हिंदी में अच्छी पुस्तकें नहीं थी। तो मैंने पूरा का पूरा एक सीरीज अपने डिपार्टमेंट से प्रकाशित की, पत्रकारिता के विभिन्न पक्षों को लेकर के। करीब 250 जो विशेषज्ञ हैं उनकी टीम मेरे साथ जुड़ती है। डिपार्टमेंट में स्टूडियो बनाया, ट्रेनिंग चलाई, टेलीविजन, रेडियो, बहुत सारी जगह स्टूडेंट्स का एक्सपोजर दिया। इतनी सेमिनार्स की मैंने, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के साथ, यूनिसेफ के साथ जुड़ा, यूएनएफपीए के साथ जुड़ा। वो बहुत लंबी सूची है। आईएलओ, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया। इनके साथ कई वर्कशॉप्स की। डीएसटी, साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इनके साथ हमने साइंस जर्नलिज्म पे काम किया। तो बहुत सारे आयोजन मैंने किए। और देश भर में मैंने बहुत सारे जगह बाहर जाना रहा, और इस तरह के अकादमिक आयोजनों से जुड़ा रहा। 96 में जब मैं कोलंबो गया, एक पहली मेरी विदेश यात्रा थी, बाद में अमेरिका भी गया, चाइना भी जी। गया। तो मेरी पहली विदेश यात्रा में जब हमने, वो सेमिनार चल रहा था, तब पत्रकारिता के जर्नल्स के बारे में चर्चा हुई कि भारत में बड़ा भारी अभाव है। तब मैंने संकल्प लिया था कि मैं जब हिंदुस्तान पहुंचूंगा
तो मीडिया का एक जर्नल शुरू करूंगा। कुछ ईश्वर ने साथ दिया, कुछ मेरी संकल्प शक्ति, या कहूँ कि जुनून, यही परिणाम है कि कम्युनिकेशन टुडे नाम से वो जर्नल मैंने शुरू किया और आज 28वें वर्ष में प्रवेश कर गया हूँ। 10-11 विशेषांक मैंने उसके निकाले मीडिया के अलग अलग पक्षों पर। तो यह कहूँ कि मेरा पूरा जीवन जो है किसी न किसी रूप में पत्रकारिता या मीडिया शिक्षण को समर्पित रहा। जैसा मैंने कहा कि पेरेंट्स का जल्दी निधन हो गया था, उनकी मेमोरी में उनका जो पीएफ ग्रेच्युटी का पैसा मिला, वो मैंने अपने घर में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनाया और इस समय वहाँ 13,000 पुस्तकालय हैं, जहाँ साहित्य, हिंदी, राजस्थानी और मेरा मीडिया जो विषय है उसमें, और इकोनॉमिक्स जो मेरी वाइफ का सब्जेक्ट है वो भी टीचिंग से जुड़ी रही, इनसे जुड़ी हुई पुस्तकें उसमें हैं। और पढ़ने की मेरी बहुत आदत रही। जब मैं सेवा काल में था, 10-11 अखबार रोज के देखता था और उनको पढ़ता था और क्लिपिंग्स काटता था। तो इस तरह से मैंने अपने आप को किसी तरह से डेवलप करने की कोशिश की। कितना सफल रहा नहीं रहा, इसका मूल्यांकन तो मेरे विद्यार्थी और समाज समय रहते करेंगे। ये संक्षेप में मेरी पूरी यात्रा जो है मैंने आपको बताई है। मेरा यूट्यूब चैनल है संजीव भानावत नाम से। उसमें 1-2 फिल्म्स हैं जो मेरे ऊपर ही बनी हुई है, छोटी छोटी फिल्में हैं। जिनको बहुत ज्यादा रुचि हो वो उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया है सर आपका परिचय। कम्युनिकेशन टुडे के 28वें वर्ष में प्रवेश के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और जो लाइब्रेरी आपने धन्यवाद। ग्रेच्युटी के पैसे से बनाई, उसके लिए भी जो एक सामाजिक कार्य है आपने किया, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। और आज का जो विषय है, मैं उस पर अब वापस आता हूँ। प्रभावी संचार तकनीक क्या हो सकती है, हिंदी में उसे कहेंगे। तो आज के समय में हर किसी को बिना कम्युनिकेशन के कोई कुछ कर नहीं सकता है, कहीं जा नहीं सकता है। और अलग अलग कम्युनिकेशन के माध्यम हैं और अलग अलग कम्युनिकेशन के तरीके हैं। क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, तो आपसे मैं बहुत ज़्यादा आपसे ही सुनना चाहता हूँ, मैं कम बोलना चाहता हूँ। तो अगर किसी को बातचीत करनी नहीं आती, या फिर अपने विचार व्यक्त करने नहीं आते, या अपने बारे में बताना नहीं आता, तो उसको फिर आगे आने वाले जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चाहे आप किसी से दो दो जने बात कर रहे हो, या फिर किसी हॉल में बात कर रहे हो जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे आपके सामने हैं। तो दो सवाल मेरे इस पे बनते हैं। वो ये कि आज के समय में युवा किस तरह से बेहतर कम्युनिकेशन करना सीख सकता है, एक बेसिक सवाल है बहुत। और इसका अगला सवाल है जो इसी कड़ी का है, कि अगर कोई पहले से नौकरी में है, तो वो समय के साथ साथ अपना कम्युनिकेशन लेवल कैसे इंक्रीज कर सकता है। पुष्पेंद्र जी, आपने एक ऐसी महत्वपूर्ण समस्या की, और समस्या ही कहूंगा मैं, जी। ध्यान दिलाया है। क्योंकि शिक्षक के रूप में मेरे लिए हमेशा चुनौती का विषय रहा है जी। कि विद्यार्थियों के इस संचार कौशल को, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर बनाया जाए। क्योंकि जी। ये सफलता का सब कुछ आधार भले ही ना हो, लेकिन बहुत बड़ा आधार है। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि मैं देखिए 4 व महत्वपूर्ण मानता हूं जीवन में। पहला वह है वपु। वपु, हमारे अधिकांश मित्र इसका मतलब नहीं जानते होंगे। वपु का मतलब है शरीर। जैसे हमें भगवान ने धरती पर भेज दिया, हम आगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना सा है कि हम समकालीन फैशन को अपना करके स्वयं को कैसे बेहतर दिखा सकते हैं, ये व्यक्त कर सके। बस इससे ज्यादा हमारे हाथ में नहीं है। बहुत पैसा हुआ माँ बाप के पास, प्लास्टिक सर्जरी करा लेंगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो वपु अर्थात जैसा हमको भगवान ने धरती पर भेज दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है वस्त्र। वस्त्रों के चयन का अधिकार हमारा अपना है। बहुत पैसा है तो ब्रांडेड कपड़े पहन लेंगे, नहीं है तो भी हमारी दिली इच्छा होगी कपड़े साफ हो, प्रेस किए हुए हो, थोड़ा अच्छा लगे। हमारे पेरेंट्स बताया करते थे बचपन में, जी। जब घर में पैसे नहीं होते थे तो कपड़ों को धो के समेट कर तकिए के नीचे रख देते थे, ताकि सुबह उठे तो वो प्रेस किए हुए लगे। अर्थात आपकी दिली इच्छा यह है कि कपड़े स्वच्छ और ये हो। दूसरा संदर्भ होता है आपका एस्थेटिक सेंस, आपकी सौंदर्य चेतना। आप क्लास में जा रहे हैं तो किस तरह की ड्रेसिंग करेंगे, ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो किस तरह का ड्रेसअप करेंगे आप, है ना। जो कोविड पीरियड था उसमें तो ऑनलाइन एक तरह से हमारे जीवन का पर्याय हो गया था। जी। और एक बार तो एक ऑफिस में एक का आयोजन रखा गया कि जब आप इस तरह की मीटिंग्स में बैठते थे तो शर्ट के नीचे, मतलब पैरों में क्या पहनते थे आप, पैंट पहनते थे,
हाफ पैंट पहनते थे, धोती पहनते थे, क्या पहनते थे, वही पहन करके ऑफिस आएंगे। इस तरह के जोक्स भी चले थे। तो जी। अर्थात क्लास में जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे, बाजार में जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे, ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ट्रेन में है तो कैसे, फ्लाइट में है तो कैसे, बस में, मतलब हर क्षण हर संदर्भ में, विवाह समारोह में जा रहे हैं तो किस तरह का ड्रेसिंग होगा। ये सब कुछ आपके आर्थिक संसाधन और आपकी सौंदर्य चेतना पर निर्भर करेगी। तीसरा है वाहन। मैं आपके कार्यालय में आता हूँ, आपके इस शैक्षणिक संस्थान में आता हूँ, और मेरे पास वो पुरानी कार है मारुति 800, जिसका प्रोडक्शन बंद हो गया, लेकिन मेरे पास मान लीजिए है, और मैं उसमें आता हूँ, कुछ विद्यार्थी बाहर खड़े हुए हैं, शायद वो आंख उठा करके भी नहीं देखेंगे, बहुत पुरानी कार है, कोई असर नहीं होगा। इतना सा हो सकता है कि वो थोड़ा साइड में हो जाए, कहीं ड्राइवर नौसिखिया होगा तो हमारे से भिड़ा देगा बस। फिर एम्बेसडर कार, एक जमाने में सारे सरकारी ऑफिस में वही कार होती थी। वही थी। और एक समय था जब लाल बत्ती की बड़ी महत्ता होती थी, उस समय भी एम्बेसडर। है ना। हाँ, अब एम्बेसडर कार बिना बत्ती के आ रही है तो शायद आप ध्यान नहीं देंगे। जैसे ही उस पर लाल बत्ती लगी हुई है, आपको लगेगा वीवीआईपी, कोई मंत्री महोदय आ गए, कलेक्टर साहब आ गए, है ना, हमारे डायरेक्टर साहब आ गए, या कोई भी इस तरह के जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनका कहीं ना कहीं आगमन हो गया है, और हमारा सारा सोच बदल जाएगा। और अब जब मैं बीएमडब्ल्यू या ऐसे किसी कार में आता हूं, तो सामने और लगेगा कि यार ये तो बहुत समृद्ध परिवार से लगता है। फ्लाइट, हालांकि फ्लाइट अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी की रीच में हो गई है, लेकिन फिर भी हमारे जिन मित्रों ने हवाई यात्राएं की हो, वो ईमानदारी से सोचें कि जब वो प्लेटफॉर्म से अपने एयरपोर्ट पे उतरते थे, तो जो सिक्योरिटी टैग लगता था अटैची पे, वो कब तक नहीं हटाते थे। हम होटल भी जाएंगे तो लगा हुआ रहेगा, वो होटल का जो सामान उठाने वाला है वो भी देखे कि साहब फ्लाइट से आए हैं। और स्टेटस घर में नहीं। अटैची ऊपर उठा के जाएंगे, ताकि वो जो पड़ोसी है वो देखे कि आज तो ये भैया जो है फ्लाइट से आए हैं, उसकी भी महत्ता है। लेकिन मित्रों, मैं जिस वह की बात कर रहा हूं, जो आज का हमारा विषय है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है वाणी। वाणी अर्थात कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, बोल के भी हो सकता है, नहीं बोले भी हो सकता है। आप पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, शाम को जब घर पहुंचते हैं, देर हो गई आपको, आपकी मम्मी ने कुछ नहीं कहा, घड़ी देखी और आपकी ओर देखा, आप समझ गए कि आज मम्मी या पापा बहुत गुस्से नाराज। में हैं। अब फिर आप सोचेंगे कि अब क्या करूं, वो तो बहुत गुस्सा है, इनको अभी बात नहीं कर सकते। बड़े भैया, बड़ी दीदी, या जिससे भी घर में पटरी बैठती है, उनको कहेंगे कि आज तो गुरुजी ने रोक लिया, या जो भानावत जी लेक्चर देने आ गए, बहुत बोर किया, बहुत देर बोलते रहे, फलाना टीम का, जो भी आपको कहना है, और घर के माहौल को शांत करेंगे। क्लास में बैठे हुए हैं या किसी मीटिंग में उबासे लेनी शुरू कर दी, बोलने वाला समझ जाएगा कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये बॉडी लैंग्वेज है। एक संजीव कुमार की फिल्म आई थी, नाम अभी स्लिप हो रहा है, उसमें पूरी पिक्चर जो है वो केवल बॉडी लैंग्वेज पर ही है, पूरी बात कम्युनिकेट कर देते हैं, है ना। तो देखिए किस तरह से आप बात के, हम तो पढ़ते थे तो हमारे यहाँ एक प्रतियोगिता होती थी, मुंह का भी नहीं, है ना, माइम बोलते थे, मतलब हम बोलेंगे नहीं, केवल एक्शन के माध्यम से ही अपनी बात को प्रकट करेंगे। हमारे बहुत सारे मित्र वो ड्रम शराड क्या एक गेम खेलते हैं, जिसमें केवल चेहरे के एक्सप्रेशन और इशारों से आपको बताना पड़ता है कि सामने वाले व्यक्ति ने कौन सा फिल्म का नाम सोचा है। यह भी कम्युनिकेशन का तरीका है। और एक बिल्कुल। कम्युनिकेशन होता है रिटन, और एक होता है वर्बल, जिसके माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूं। शुरू में पुष्पेंद्र जी ने मुझे कहा कि हमारे जो ये विद्यार्थी हैं, जो देश भर में फैले हुए हैं, ये अखबारों में भी नौकरी की तलाश की संभावनाएं कहीं ना कहीं खोजेंगे। तो अब अखबार में जाएंगे तो लिखना आना चाहिए, रेडियो पे जाएंगे बोलना आना चाहिए, टेलीविजन पे जाएंगे तो दिखना भी अच्छा होना चाहिए, कैमरा फेस अच्छा होना चाहिए, और बोलना तो आपको आना ही चाहिए। आरजे बनेंगे रेडियो पर तो वहां तो नॉन स्टॉप बोलते ही रहना है आपको, कुछ ना कुछ, और ऐसा बोलना है कि आपका जो ऑडियंस है वो रिमोट से आपका चैनल चेंज नहीं कर दे। तो वर्बल कम्युनिकेशन भी महत्वपूर्ण है और नॉन वर्बल भी महत्वपूर्ण है, दोनों कम्युनिकेशन की अपनी महत्ता है। अच्छा, आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जीवन बिल्कुल संचार विहीन हो जाए? नहीं हो सकता। हम चुपचाप बैठे हुए हैं, अभी हमारे बहुत सारे मित्र हैं, वो मन ही मन में कुछ न कुछ सोच रहे होंगे, जो कुछ मैंने कहा उस पर सोच रहे होंगे, कुछ पता नहीं कहीं और पहुंच गए होंगे, सोचते सोचते क्लास में ध्यान नहीं होगा, है ना, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम में तो पता ही नहीं चलता है क्या नहीं है। हालांकि पुष्पेंद्र जी को मैं देख रहा हूं,
मेरी हर बात पे उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना, उनका जैसा हम बचपन में नहीं होता था, बेटा एक राजा था, हम्म। हमारे दादा या नाना जो कहानी सुनाते थे, हाँ, बेटा एक राजा था, तो हूँ। हुंकारा भरते थे उसमें। इस हुंकारे से हाँ। पूरे परिवार की, समाज की विरासत को हम ट्रांसमिट कर देते थे। ये अभी हो रहा है। अब कई बार हम जब ऑनलाइन बैठते हो, सारे के सारे लोग अपना वीडियो ऑफ कर देते हैं। अब मुझे लगता है कि मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ, वो भी कम्युनिकेशन का एक तरीका है। तो देखिए, ये जो कम्युनिकेशन या वाणी की जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये जीवन में सफलता का बहुत बड़ा आधार है। सब कुछ भले ही नहीं हो, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन बोलने में कंटेंट नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग है आपकी, हस्तलिपि बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें कथ्य नहीं है, जान नहीं है, जीवंत नहीं है, तो आपका लेखन किस काम का। इसलिए वाणी को मैं अभिव्यक्ति से जोड़ता हूं। आपकी अभिव्यक्ति कितनी प्रांजल है, आपकी अभिव्यक्ति कितनी सशक्त है, इसमें दो तीन चीजों को ध्यान रखिए। नंबर वन, आपको बहुपठित होना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, जैसे डॉक्टर लिख के देता है ना, आपको खांसी जुकाम हो जाए या बुखार आ जाए कि ये गोली लेना, बेटा कल से बिल्कुल ठीक। दुर्भाग्य से, सौभाग्य से मेरे पास कोई ऐसी पर्ची नहीं है कि मैं आपको आज लिख के दे दूं 1 2 3 4 इनको रट लीजिए, कल से बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो जाएगा। नहीं होगा। ये सतत मेहनत है, साधना है। पुष्पेंद्र जी अखबारों में लंबे समय तक काम कर रहे होंगे, करते जी। रहे हैं। मैं उनसे सवाल पूछूं कि जब पहली बार ये ऑफिस में गए थे और पहली बार खबर लिखी होगी इन्होंने, तब कितने परेशान हुए होंगे, घंटों घूम रहे होंगे इधर से उधर, अच्छा हेडिंग नहीं मिलता है, अच्छा इंट्रो नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा? क्योंकि जब हम लिखने बैठते हैं तो दुनिया भर की परेशानियां तभी याद आती हैं। और वो 3 घंटे आपका प्रिय फिल्म स्टार, चाहे वो शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, मौसमी चटर्जी है, जो भी है, उनको जब आप देखते हैं तो कुछ भी ध्यान नहीं आता है आपको। 2 ढाई घंटे इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं उस फिल्म में। जब आप लिखते हैं, जब आप अपना आराध्य स्थल पर, मंदिर, मस्जिद, चर्च, जहां पर भी हैं आप, वहां 10 मिनट मन नहीं लगता है आपका, सारी दुविधाएं तभी याद आती है। मित्रों, कम्युनिकेशन भी एक साधना है, आसान नहीं है। इसलिए आपको पहला सूत्र जो पुष्पेंद्र जी कह रहे थे, पढ़ने की आदत डालिए। और जो उन्होंने कहा, मैं खुद करीब 40 साल तक युवाओं के साथ उठता बैठता रहा, और अभी भी उन्हीं के साथ उठता बैठता हूँ रिटायरमेंट के बाद भी। अभी भी चाहे ऑनलाइन है या पर्सनली है, देश के अनेक विश्वविद्यालयों में आना जाना है मेरा, देश के बाहर भी गया हूँ उन विश्वविद्यालयों में। मैं ये तो नहीं कहता हूं सभी के लिए, लेकिन अधिकांश की चुनौती यह है कि हम पढ़ते नहीं हैं। अखबारों से लगभग दुश्मनी हो गई है, पुस्तकों से लगभग दुश्मनी हो गई है। अधिकांश खबरें हम ट्विटर या वो जो और छोटे छोटे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आ गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उनके माध्यम से हम प्राप्त कर रहे हैं। आज जीवन के इस मोड़ पे शायद मेरे लिए वो ठीक हो सकता है, लेकिन अभी भी मैं सुबह उठते ही, जब उन्होंने मेरी सक्सेस स्टोरी की बात पूछी, अभी भी सुबह मैं मॉर्निंग वॉक से जब वापस आता हूं, तो कम से कम 6 7 अखबार, जबकि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, मैं आराम से सुबह तक सो उठ के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 5 7 अखबार पढ़ता हूँ। किस तरह के शीर्षक लगे हैं, किस तरह के संपादकीय लिखे गए हैं, किस तरह के शब्द प्रयोग किए गए हैं, इनको अभी भी कहीं अध्ययन मनन चिंतन करता हूं। इसलिए जब आप पढ़ेंगे तो आपकी शब्दों से दोस्ती होगी। मैं देख रहा हूं अभी 83 पार्टिसिपेंट्स हम सबको मिला करके इस ग्रुप में है। यदि ये ग्रुप फिजिकल होता, बहुत अच्छी दोस्ती हमारी 80 लोगों के साथ हो गई। अच्छा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन यह है कि शब्दों के साथ दोस्ती कीजिए। हम महसूस तो कर रहे हैं कि हमें कुछ कहना है, लेकिन शब्द नहीं मिलते हैं, विचार नहीं मिलते हैं, समझ नहीं पाते हैं कैसे लिखें। सोच तो बहुत रहे हैं, आप इंटरव्यू में जाते हैं, दिमाग में तो घूम रहा है, बाहर में अरे यार मुझे याद तो था, लेकिन कह नहीं पाया, शब्द नहीं मिले, थॉट प्रोसेस रुक गया। तो आत्मविश्वास कब पैदा होगा? जब आपकी अभिव्यक्ति सशक्त होगी। सशक्त कब होगी? जब शब्दों के साथ दोस्ती होगी। नहीं तो क्या होगा, हमारी जो शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उसमें 30 40 शब्द हैं, बार बार क्या होगा, वही शब्द हम, पुनरावृत्ति होती है,
भाषा का सबसे बड़ा दोष पुनरावृत्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। अरे प्रधानमंत्री कभी निवेदन भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री कभी चुनौती भी दे सकते हैं, प्रधानमंत्री कभी आह्वान भी कर सकते हैं। कितनी तरह की अभिव्यक्तियां आपके पास है। एक छोटा सा उदाहरण दिया है मैंने आपको। ये तभी संभव होगा जब आप बहुपठित होंगे। शब्दों का जो नए शब्द मिले, जैसे मैंने आपको एक शब्द दिया वपु। मेरी दृष्टि में कोई शब्द कठिन या सरल नहीं है। शब्दों के साथ दोस्ती आपकी कितनी है। गांधी वांग्मय 80 खंडों में छपा है। जब मैं कक्षा में कहता था, विद्यार्थी मेरा चेहरा देखते थे, ये सब वांग्मय क्या होता है? अरे वांग्मय मतलब साहित्य। अभी 2 मिनट पहले तक आपको वांग्मय का अर्थ पता नहीं था। ये शब्द आपका अपना हो गया, हो गई दोस्ती। अब इन शब्दों का प्रयोग करना शुरू कीजिए, शब्द आपका अपना हो जाएगा। जब शब्द आपके हो जाएंगे, आप प्रयोग में लाएंगे, तो आपकी अभिव्यक्ति में निरंतर निखार आता रहेगा। जब भी आपको बोलना है, देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये युगों से सुनते आए हैं आप ये वाला कथन। आप जब बोलने खड़े होते हैं, कभी किसी ने डिबेट बोली हो, तो आप शुरुआत कैसी करते हैं? ये कोई टेबल पटकना डिबेट नहीं है। हम जब बोलते थे डिबेट, कई लोग टेबलें पटकते थे, ये मुक्के मारते थे टेबल्स पे। आप ध्यान आकृष्ट अपने तर्कों से कीजिए ध्यान। आप में कितनी प्रत्युत्पन्न मति है, प्रेजेंस। आप कैसे उन तर्कों को निकालते हैं, कहां से उन शब्दों को निकालते हैं, कहां से विचारों को निकालते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये होगा निरंतर अभ्यास से। आप खबरों के साथ साथ विचारात्मक लेख पढ़िए, पुस्तकें पढ़िए, कोई पुस्तक मिल जाए साहित्यिक, आप पढ़िए। मैं कहता हूं जो मिले पढ़िए आप, क्योंकि उसमें हर व्यक्ति का अपना एक लेखन है, शैली है। और सुनिए भी। आप जब ये इंटरव्यूज देखते हैं टीवी पे, आज आपके हाथ में रिमोट है। रेडियो पे सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, आप 2 मिनट में तय कर लेते हैं कि ये इंटरव्यू सुनना है कि नहीं सुनना है, ये रिपोर्ट देखनी है कि नहीं देखनी है। आप देखिए, जो आप 2 मिनट में या 1 सेकंड में कहते हैं ना, ये बेकार है खबर, ये अच्छी नहीं है, उसके लिए कितनी मेहनत उस रिपोर्टर ने की थी। तो वो जो पत्रकार है, वो जो रिपोर्टर है, वो जो कम्युनिकेटर है, उसका कितना श्रम उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए आपको किसी भी चीज को बोलते समय, लिखते समय, ये देखना पड़ेगा कि शुरुआत कैसे किया जाए। वो शुरुआत ही तो महत्वपूर्ण है। जैसे मैं जब किसी जगह जाता हूं, मैं क्या करता हूं, उस जगह का क्या महत्व है, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, है ना, उस तरह का। मान लीजिए मेरठ गया मैं, अब मेरठ के अंदर हमारे देश का पहला स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया था। आप शुरुआत ही वहां से कीजिए कि साहब जयपुर, जयपुर से हूं मैं, है ना। जयपुर भी अपने शौर्य पराक्रम के लिए, राजपूत की जो संस्कृति वो अपने आप में बड़ी चर्चित रही है। तो वहां से जोड़ के यदि आप मेरठ की उस धरा को प्रणाम करेंगे, तो एक साथ वहां की ऑडियंस आपके साथ जुड़ जाएगी। तो आप ये देखिए कि कैसे ऑडियंस को आप जोड़ सकते हैं। इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं, तो आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज, आपकी दरवाजे से एंट्री कैसे होती है। एक सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए थे हम, एक एक कैंडिडेट आए और अंदर आते ही उन्होंने घड़ी देखी एंट्री के साथ, और हमारे जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कह दिया क्या आप बहुत जल्दी में हैं। अब आप सोचिए, किसी कैंडिडेट को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का कह दे कि आप बहुत जल्दी में हैं, तो वो कितना उसका कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। तो आपका एक एक एक्शन, आपके बैठने का तरीका, आप बैठे बैठे बाल ठीक कर रहे हैं, आप शर्ट के बटन को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं, कारण लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, मैंने कहा ना, पूरी टोटलिटी में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो रिफ्लेक्ट करती है उसमें। और ये आपके जीवन के हर, मुझे लगता है कि ये जीवन का ऐसा कौन सा क्षण है जहां आपकी बॉडी लैंग्वेज काम में नहीं आती। मुझे मौका मिला कुछ फिल्म स्टार से मिलने का, मुझे उनसे बात करते हुए ये लगा कि उनका जो एक एक एक्शन है, हाथ भी यदि खड़ा होता है तो उसका कोई मीनिंग निकलता है। आपने जो लोग थिएटर करते हो, अब एक एट ए टाइम, तो फिल्म में तो आप क्लोजअप और करके चेंज कर देते हैं, थिएटर पे कहां से वो सब करेंगे आप? थिएटर पे तो व्यक्ति खड़ा है सामने आपके। अब एक व्यक्ति यदि डायलॉग बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति का चुपचाप खड़ा रहेगा ऐसे? नहीं, उसको भी उस कैरेक्टर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसके एक्सप्रेशन भी महत्वपूर्ण है। तो जीवन के टोटलिटी में आप उस बच्चे के साथ जब खेलते हैं, 2-3 साल के बच्चे के साथ, वो भी आपके चेहरे की भाव भंगिमाएं देख रहा है। तो उस कम्युनिकेशन को आप बहुत व्यापक परिदृश्य में लीजिए। और अब मित्रों, आपको जो काम करना है वो मल्टीटास्किंग है। आज अमर उजाला यदि आपको रिक्रूट करता है,
केवल अमर उजाला डिजिटल माध्यम के लिए काम नहीं कर रहे हैं आप, उनके जो वीडियो होगा उसके लिए भी आपको रिपोर्ट लिखनी है, उनका जो मेन अखबार है उसके लिए भी रिपोर्ट फाइल करनी है। तो आप पहले ये देखें कि कौन से माध्यम के लिए आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। आप अखबार के लिए कर रहे हैं, उसकी अपनी सीमाएं हैं, वर्ड लिमिट है। आप डिजिटल मीडिया के लिए कर रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, फेसबुक लिख रहे हैं, ट्विटर पे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, हर माध्यम की अपनी लिमिटेशंस है। ट्विटर पर कैरेक्टर फिक्स है आपके, ज्यादा लिख ही नहीं पाएंगे आप। थ्रेड्स पे जाएंगे, उसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको लिबर्टी मिल जाएगी। फेसबुक पे खूब स्पेस है आपके पास। लिंक्डइन पे फिर आपके पास वो जैसे ही आप डालेंगे अपनी पोस्ट, उसमें वर्ड लिमिट आ जाएगी कि साहब इससे कम वर्ड कीजिए आप। तो हर माध्यम की अपनी प्रगति। ब्लॉग लिखना है आपके पास, स्पेस ही स्पेस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी के अनुरूप आपको लिखना पड़ेगा। जब आप लिखते हैं उस समय देखिए, हिंदी भाषा की जो सबसे बड़ी खासियत है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। आप सही उच्चारण सीख लीजिए तो गलतियां नहीं होंगी। हमारे यहाँ 7 C's की बात करते हैं। जो कम्युनिकेशन है ना, उसके 7 C होते हैं। 7 C तो 1952 में किताब आई थी, इफेक्टिव पब्लिक रिलेशंस। उसमें वो कपलिंग या क्या नाम था, उन्होंने इसको दिया था। लेकिन उसमें और भी सी जोड़ सकते हो आप, बहुत सारे सीज हैं। मैं बात करूंगा उससे भी आपकी अभी कि उन सी का मतलब क्या है। संचार के वो बेसिक एलिमेंट्स हैं, उसमें एक एक चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब आप बोलते हैं और लिखते हैं, वहां दो चीजें और महत्वपूर्ण हैं। आपका उच्चारण सही है कि नहीं। दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा पद्धति में उच्चारण पर ध्यान नहीं दिया जाता। जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जुड़ेंगे, आपका ऑडिशन होगा, उच्चारण ही आपसे सही। कुछ कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी? हाँ जी हाँ, सर, ये दरअसल ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये हम्म, मीडिया में नहीं जाएंगे। हम्म। ये डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, और ये कॉरपोरेट कंपनियों में इनका हाँ प्लेसमेंट्स हाँ, होगा। कोई बात नहीं। आप, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, कॉर्पोरेट में भी जी। जाएंगे तो आप जब अपने बॉस के साथ, कस्टमर के साथ बात करेंगे, अब आप उनसे पूछेंगे कि साहब आपने वो फिल्म देखी क्या। अब फिल्म क्या होता है साहब? फिल्म, स और श, इसका फर्क समझिए आप। तो सही उच्चारण आपके व्यक्तित्व को द्विगुणित कर देगा। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संवाद करेंगे जिसका शैक्षिक पृष्ठभूमि बेहतरीन है, उस पर फिर प्रभाव पैदा नहीं होगा वो। इसलिए ये उच्चारण, चाहे आप कंपनीज में साक्षात्कार के लिए जाएं, चाहे आप अपने प्रोफेशन में जाएं, सभी जगह इस उच्चारण की। और जब आप मान लीजिए कॉर्पोरेट में गए, डिजिटल डिजिटल की आपने बात की, मीडियम की, कोई रिपोर्ट आपको फाइल करनी है कंपनी की। अब उसमें आपको स्पेलिंग्स की गलतियां हैं, मान लीजिए आपको लिखना है कन्वर्सेशन और उसमें आपने टाइप कर दिया कंजर्वेशन, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आपको लिखना है बिल्कुल। नेक्स्ट वीक, WEE के, और आपने लिख दिया WEAK, नेक्स्ट वीक। हो गया गड़बड़। बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन ये जीवन में घटित होती हैं। और हमारे हिंदी में तो, चूंकि मैं तो विशुद्ध हिंदी माध्यम से हूं, जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं वहां पर इतनी गलतियां दिखती है। आप किसी मेडिकल शॉप पे चले जाइए, अंग्रेजी दवाइयों की दुकान। अब दवाई में तो ई बड़ा होता है, दवाइयों होते ही ई छोटा हो जाएगा। व्याकरण का हमको होश नहीं है। श्रीमती, ये अखबारों में छपते हैं ना, ये टीए की बैठक के, श्रीमती सो एंड सो, ती छोटा ही उसमें जा रहा है जबकि बड़ा होना चाहिए। आशीर्वाद नहीं लिख सकते हैं हम, अनुग्रहित गलत लिखते हैं हम, अंतरराष्ट्रीय गलत लिख रहे हैं हम। इतनी गलतियां हमारे जीवन में है। और फिर जो हम वाक्य विन्यास है उसमें भी ध्यान नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा जो बंटाढार हमारा किया है वो किया है द्वारा शब्द ने। सीबीआई द्वारा उत्पीड़न की जांच की मांग। कहना तो आप ये चाहते हैं कि सीबीआई ने उत्पीड़न किया, किसी ने उत्पीड़न किया, सीबीआई से जांच कराई जाए। सीबीआई द्वारा उत्पीड़न के जांच की मांग, और ध्वनि क्या निकल रही है? सीबीआई ने उत्पीड़न किया। प्राचार्य द्वारा छेड़छाड़ करने पर दंडित, प्राचार्य ने दंडित किया, लेकिन लग ये रहा है कि प्राचार्य ने छेड़छाड़ कर ली। द्वारा शब्द को निकाल दीजिए अपने शब्दकोश से। तो ऐसे
आए दिन अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं जो अर्थहीन है या उनका अर्थ अलग निकल जाता है। और जब इन शब्दों का प्रयोग करते हो आप, तो आपको उस परिवेश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की भी जानकारी रखनी पड़ेगी। जब आप कम्युनिकेट करते हैं, जो व्यक्ति कम्युनिकेट करता है वो कम्युनिकेटर है। मैं इस समय कम्युनिकेटर हूं, आप रिसीवर हैं। जिस क्षण आप बोलना शुरू करेंगे आप कम्युनिकेटर हो जाएंगे, मैं रिसीवर हो जाऊंगा। तो जो कम्युनिकेटर है उसको ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो रिसीवर है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आता है। उसके अब आप बिहार में जाएंगे, यूपी में जाएंगे, तो वहां शब्दों के अलग अर्थ निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, बोलियां हैं। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि उस संदर्भ में उस शब्द का या उस अभिव्यक्ति का क्या अर्थ निकलता है। तो ये एक बहुत व्यापक परिदृश्य है जिस पर आपको चिंतन करना पड़ेगा। तो जो मैं 7 C's की बात कर रहा था आपसे किसी कम्युनिकेशन के लिए, तो पहला सी का तो है उसमें क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए। जो भी आपका संदेश है, जब कम्युनिकेटर रिसीवर को कोई मैसेज भेजता है, उस मैसेज को प्लान करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसा अभी मैंने जब आपको मीडिया के उदाहरण देना शुरू किया, पुष्पेंद्र जी ने मुझे कहा नहीं साहब, हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका डिफरेंट टारगेट एरिया है, वो अलग अलग लक्षित समूह के हैं, किसी का लक्ष्य क्या है, किसी का लक्ष्य क्या है। इसलिए यदि मैं केवल मीडिया के उदाहरण दूंगा तो बात एक पक्षीय हो जाएगी। इसका मतलब कम्युनिकेटर के रूप में मैं पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। तो आप जब भी मैसेज देते हैं तो आप ध्यान रखें कि मैसेज को हमको किस रूप में प्लान करना है, अपने टारगेट ग्रुप को ध्यान में रखते हुए। फिर जो मैंने आपसे बात कही थी चैनल, वो चैनल कौन सा है आपका? वो चैनल वर्बल है, नॉन वर्बल है, रेडियो है, टेलीविजन है। जो मैंने आपसे कहा ना कि हम कम्युनिकेट तो अपने आप, कोई समय ऐसा नहीं हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं। चुपचाप बैठे हैं तब भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, रात को नींद में हैं, सपने में हैं, तब भी सपना देखते हैं, कम्युनिकेशन चल रहा है। जब मैं और पुष्पेंद्र जी बात करते हैं, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन विद इन बॉडी। हम गाड़ी चला रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं चिंतन चल रहा है ना। संचार विहीन तो शायद योगी महात्माओं के लिए होता होगा तो होता होगा, आपके मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। फिर आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। एक छोटे से ग्रुप में जब हम बात करते हैं, वो ग्रुप कम्युनिकेशन है, क्लासरूम वगैरह है जो उस तरह की बात है। और मास कम्युनिकेशन एक बहुत बड़े हेट्रोजेनस ग्रुप के साथ, जिसमें हम किसी तकनीक का उपयोग करते हैं, लाउड स्पीकर है, रेडियो है, टेलीविजन है। अब हम बोल रहे हैं, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता मेरा जो ग्रुप है वो कितना हेट्रोजेनस ग्रुप है। इसमें ग्रेजुएट भी होंगे, स्कूल के बच्चे भी होंगे, पीजी भी होंगे, पीएचडी भी होंगे, एम्प्लॉयड भी होंगे, अनएम्प्लॉयड भी होंगे, बहुत सारे ग्रुप हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, अलग अलग ग्रुप के लोग होंगे, है ना। ये हेट्रोजेनस ग्रुप है। तो निश्चित रूप से मेरी बात का कोई पक्ष किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, कोई पक्ष किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेटर के लिए मैसेज को ड्राफ्ट करते समय पहली शर्त है क्लियरिटी, स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा है कंसाइज, संक्षिप्त होना चाहिए। जो विद्यालय से आप लोग पढ़ के निकले होंगे सभी जने, वहां आपको प्रेसी राइटिंग सिखाई जाती थी, संक्षिप्तीकरण। आपका संदेश, मैंने कहा ना कि माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। आपको बड़ी रिपोर्ट तैयार करनी है अपनी कंपनी की, वो 30, 40, 50, 60 पेज की हो सकती है, वहां आप विस्तार से लिखेंगे। छोटी रिपोर्ट है तो अलग तरीके से लिखेंगे, प्रेस नोट बनाना है अलग तरीके से लिखेंगे, तो उसका अपना अलग अलग टारगेट है। तो वो कंसाइज होना चाहिए। हमारे हमारे यहाँ एक नियम आता है लिखने के लिए, किस रूल है, KISS, किस। ये नियम याद रखिए। किस का मतलब है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, सरल हो और संक्षिप्त हो, है ना। सरल का मतलब यह है कि सहज रूप से संप्रेषणीय हो, समझ में आ जाए। आप अखबार पढ़ते होंगे ना, खबरें, सेंटेंस हैं, वो कितने छोटे छोटे होते हैं, बहुत लंबे वाक्य नहीं होते हैं। आप साहित्य का कोई पढ़ेंगे कृति, उसमें वाक्य लंबे होंगे, उसमें नए प्रयोग किए गए होंगे, है ना, प्रयोग धर्मिता दिखेगी आपको। लेकिन अखबार, क्योंकि अखबार का पाठक सामान्य साक्षर व्यक्ति से लेकर के वो पीएचडी और डिलीट पास व्यक्ति भी है, इसलिए वहां जिस तरह से वाक्य लिखे जाते हैं वो एक आपके लिए आदर्श स्थिति हो सकती है, किस तरह से हम सरलतम रूप से अपनी बात कहें। तीसरा होता है कॉन्क्रीट। तीसरा सी है कॉन्क्रीट, ठोस बात करें आप। ठोस बात तभी कर पाएंगे जब उस विषय पर आप पारंगत होंगे, विषय का आपको अध्ययन होगा। जो बात आप स्वयं भी नहीं समझे, वो बात दूसरे को कैसे समझाएंगे आप? तो आप
एक कॉन्क्रीट तरीके से बात कर पाए, ये अपने मैसेज में ध्यान में रखें। चौथा होता है करेक्ट। करेक्ट का मतलब है सही, सूचना सही हो। आप अब आजकल ये जो फेक न्यूज का दौर आ गया है, इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन, कई तरह के एक्सप्रेशन चल रहे हैं हमारे यहाँ पर आजकल, है ना। तो ये जो फेक न्यूज का दौर है, इसमें हम ये ध्यान रखें कि हमारी सूचना करेक्ट हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, व्याकरण की दृष्टि से भी ठीक हो, है ना। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि लिखने और बोलने में रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, फर्क पड़ गया ना। रोको मत जा रहा है यार, रोको कहाँ चला गया, चाय वाय पिलाओ बिठाओ, मान सम्मान से उसको बाद में भेजेंगे। रोको मत जाने दो, अरे यार बहुत बोर कर लिया, जाने दो, रोको मत उसको। एक ही सेंटेंस, केवल आपने एक कॉमा लगा करके उसका अर्थ बदल दिया। तो एक है उसमें करेक्ट, फिर है कोहरेंट, सुसंगत। जब आप कोई चीज लिखते हैं, कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई फीचर लिख रहे हैं, कोई भी चीज यदि आप लिख रहे हैं, तो उसमें कोहेरेंस होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस में कोई बात कर दी, दूसरे सेंटेंस में कोई बात कर दी। ये अक्सर हम महसूस करते हैं जब विद्यार्थियों से सवाल पूछते हैं हम, तो सवाल क्या पूछा था और वो शुरू करके पता नहीं कहाँ पहुंच गए। और ऐसा वक्ताओं के साथ भी होता है, सेमिनार्स में भी होता है, क्लास में भी होता है, क्या टॉपिक शुरू किया और बाद में कहाँ पहुंच गए। और विद्यार्थी भी कहता है कि यार पढ़ाना क्या था, गुरुजी ने क्या पढ़ा दिया। ये इसका मतलब है कोहेरेंस नहीं है, विषय की तैयारी आपकी नहीं है। कंप्लीट, संदेश अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि उसमें किसी तरह की जिज्ञासाएं या आशंकाएं रह जाएं। जब मैसेज कंप्लीट होगा, तभी वो संदेश अपने आप में मीनिंगफुल होगा, अर्थवान होगा, अपनी बात को सही तरीके से कह सकेगा। फिर होना चाहिए उसमें क्लियरिटी, कर्टियस, क्लियरिटी की बात तो आ गई, कर्टियस, विनम्रता। आपके बोलने में भी विनम्रता का भाव होना चाहिए, बोलने और लिखने में भी। मेरे कुछ मित्र हैं जो वाइस चांसलर बन गए, जब मैं उनको कोई मैसेज भेजता हूं, देखिए वाइस चांसलर अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है। जब मैं उनको मैसेज भेजता हूं, तो उनका जब मैसेज आता है, डियर श्री भानावत जी, और लास्ट में लिखते हैं रिगार्ड्स। अब मुझे लगता है कि वाइस चांसलर लेवल का व्यक्ति अपने सहयोगी को लिख रहा है रिगार्ड्स, तो मेरे मन में तो उनके प्रति श्रद्धा भाव बढ़ गई ना, कि मुझे कितना सम्मान दिया। जब आप दूसरे को सम्मान देंगे, नेचुरली सम्मान प्राप्त करेंगे। यही कर्टियस है, और क्या कम्युनिकेशन है। क्या खोया, क्या उन्होंने रिगार्ड्स लिख करके खोया क्या? कुछ नहीं खोया। वाइस चांसलर, एक सिंबॉलिक बात कर रहा हूं आपसे, मतलब पद में जो व्यक्ति बड़ा है ना, वो आपको इतना सम्मान दे रहा है। हमारे एक मित्र थे, वो रिटायर हो गए, कलेक्टर थे। जब वो एक गांव में पहुंचे, तो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तो गांव के लोग आए और आकर के वो, उनके लिए तो कलेक्टर राजा है साहब जिले का। तो उन्होंने क्या कहा कि वो जो सारे गांव के लोग थे नीचे बैठ गए उनके ऑफिस में। उन्होंने कहा अरे क्या कर रहे हो आप, कुर्सी पे बैठो। उन लोगों ने कहा, वो तो चकरा गए, पहली बार किसी कलेक्टर ने आम आदमी को कुर्सी ऑफर की बैठने के लिए। हो गए गुलाम वो तो वहीं पे ही। आधा गुस्सा तो वहीं शांत हो गया। कर्टियस, आप अपनी बातचीत में कितने विनम्र हैं, लेखन में भी, संवाद में भी, है ना। घर पे आप आते हैं, कोई मित्र आता है, कोई आपके परिचित आते हैं, तो हम खड़े होकर स्वागत करते हैं, एक सामान्य बात है। एक समारोह में गया, एक वीआईपी थे, उनको मैंने जर्नल की कॉपी भेंट की, उन्होंने बैठे बैठे ले ली कॉपी। हालांकि मुझे उस समय महसूस नहीं हुआ, मैंने वो फोटो फेसबुक पे डाल दिया। नीचे कई लोगों ने लिख दिया कि एक प्रोफेसर इनको जर्नल भेंट कर रहा है, कम से कम इतनी कटसी होनी चाहिए थी कि वो खड़े होकर रिसीव करते। बात छोटी सी, मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि बड़े आदमी ये नहीं उठे होंगे, लेकिन बात छोटी सी, लोगों ने नोटिस की। इसलिए मेरा एक सुझाव, वो जो हम 7 C's की बात मैंने आपसे की थी, वो 7 C's है: क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहरेंट, कंप्लीट और कर्टियस। ये इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख करके आप बेहतर कम्युनिकेटर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एक दो पॉइंट्स और भी हैं, आप क्रेडिबल,
क्रेडिबल, विश्वसनीय, आपकी खुद की विश्वसनीयता कितनी है ना। हम जब बात करते हैं ना, पहले ये अपना, अब तो खैर ऑन पेमेंट होता है, ये जो ट्विटर था जिसको आजकल एक्स कहते हो आप, उस पर ब्लू टिक मिल जाता था। ब्लू टिक का मतलब ये, इसकी क्रेडिबिलिटी सर्टिफाई कर दी ट्विटर ने। अब तो ये एक्स जो नए नाम से आया है, वो पैसा लेकर के आपको ब्लू टिक दे रहे हैं, है ना। जी। फिर है क्रिएटिव, आप कितने क्रिएटिव हैं, कितनी क्रिएटिविटी से बात करते हैं आप, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और क्रिएटिविटी ये आपके सतत अभ्यास से, सतत मैंने कहा ना, नियमित अध्ययन से और चिंतन से, है ना। अब ये भी डिबेट हो सकती है कि जो हमारा विजुअल मीडिया है, मेरा व्यक्तिगत तो मानना है कि इसने क्रिएटिविटी को किल किया है। रामानंद सागर ने जब रामायण बनाई, जी। तो राम का चित्र हमारे सामने खड़ा कर दिया। अब राम कैसे हैं हम वही कल्पना कर रहे हैं, रामानंद सागर की तरफ से। लेकिन जब हम तुलसी को पढ़ते हैं, राम के भव्य व्यक्तित्व को, तो हमारी कल्पना में राम का एक बड़ा भव्य चित्र उभर करके आता है। तो क्रिएटिविटी ये भी उसके अंदर महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब यही है मित्रों, कि अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए हमें अपने जीवन के उन विराट पक्षों पर कहीं ना कहीं अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहले उस मीडियम को तय करें, किस मीडियम में बात करनी है। हम दिन भर में कितने ईमेल भेजते हैं, कितने मैसेज भेजते हैं, कितनी रिपोर्ट लिखते हैं, कितने आर्टिकल लिखते हैं, परीक्षा में उत्तर लिखते हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां आप नहीं लिखते हैं या नहीं बात करते हैं। सभी जगह आप पहले देखें कि आपका उद्देश्य क्या है, आपकी ऑडियंस किस तरह की है, चैनल कौन सा है, आपकी टोन शैली किस तरह की होगी। और लास्ट में आता है फीडबैक। फीडबैक जरूर लें आप। हम इसको कहते हैं, एक जैसे मैंने आपको किस नियम बताया, एक हॉट, HOT और है। हॉट का मतलब होता है H, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ काम कीजिए। दूसरा O का मतलब ओपन टू ऑल, एक्सेसिबल हैं आप। और T का मतलब है टू वे। ये जो कम्युनिकेशन है, ये टू वे प्रोसेस है। एक बार एक विज्ञापन छपा, जिसमें एक बेटा बेटी और एक माताजी पिताजी, 4 जने थे। और एक बड़ा विज्ञापन उसमें छापा। नीचे लिखा, छोटा परिवार सुखी परिवार। और एक ऐसी सोसाइटी में, ऐसे ऐसे क्षेत्र में इसका प्रचार किया गया जहां लोग कम पढ़े लिखे थे, साक्षरता वहां कम थी, है ना, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो प्रतीकों से बात कहनी थी, तो वो एक बना दिया, माता पिता बेटा बेटी अपना अपना काम कर रहे हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। दूसरा पोस्टर बनाया, माता पिता और 8-10 बच्चे, कोई कंधे पे दबा है, कोई धोती खींच रहा है, कोई सिर पे चढ़ा हुआ है, कोई यहाँ बैठा है। नीचे लिखा, बड़ा परिवार दुखी परिवार। अब महीने 2 महीने बाद फीडबैक लिया गया, तो लोगों ने कहा ये सब बड़ा परिवार बहुत अच्छा है। कारण, सारे लोग एक साथ तो बैठे हैं, सब मिलके तो हैं, एक कंधे पे है, एक सिर पे है। देखिए साहब कितना प्रेम है बच्चों में। ये तो बिल्कुल लिपट रहे माता पिता के साथ है, दादा दादी के साथ जो भी है। वो परिवार तो बिल्कुल बेकार है, आपस में बोलते ही नहीं है। तो उन वातानुकूलित कमरों में बैठ करके जब नीतियां बनती हैं, आपके सुख दुख का कॉन्सेप्ट अपना अपना काम कर रहे हैं। आम आदमी के सुख दुख का कॉन्सेप्ट, सब लोग एक साथ तो हैं, परिवार में यूनिटी तो है, आपका सारा विज्ञापन अभियान बेकार हो गया। तो आपका सामाजिक परिवेश, शुरू में मैंने कहा था, सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपका साइकोलॉजिकल, ये सारी चीजें, और ये बैरियर्स के रूप में भी आती हैं, है ना। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे आप लीडर हैं, चाहे आप कहीं किसी क्षेत्र में सफलता के लिए हाथ पैर चला रहे हैं, वहां आपको अच्छा कम्युनिकेटर होना पड़ेगा। लीडर हैं तो अपने फॉलोअर्स को साथ में ले जाना पड़ेगा। हमारी राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जिनको सुन के ही आपकी जोश भड़कने लगती है, भुजाएं फड़कने लगती है। पूरा फ्रीडम मूवमेंट इन्हीं नेताओं के भरोसे, किस तरह से देश की सोई हुई जनता को उन्होंने प्रदीप्त किया, उनमें जुनून जिजीविषा भरी। एक एक वाक्य उनका, है ना, कितना आज भी हमको प्रेरित करता है। ये कम्युनिकेशन है। तो आप किस तरह से दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए अपने आप को बेहतर कम्युनिकेटर बना सकते हैं, ये एक तपस्या है, लंबा संघर्ष है, जिसको सतत अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। ये असंभव नहीं है। तभी संभव है जब आप एक नए संकल्प के साथ, तो मुझे ये करना है, आत्मविश्वास पैदा करें, खूब पढ़ें, उन शब्दों का प्रयोग करें, विषय का अध्ययन चिंतन मन करें, उस पर पारंगत हो, और पूरे आत्मविश्वास के साथ। और जब भी पढ़ें तो ये देखें कि ये प्रयोग किस तरह से किया गया है, कैसे अपनी बात की गई है। चाहे टीवी का इंटरव्यू सुने,
चाहे नेता को सुने, चाहे भाषण सुने, संसद में होने वाली बहस को सुने, विधानसभाओं को सुने, जहां हो रहा है आप उनमें से जो बेहतर है उसे समझें और अपने जीवन में उस तरह की चीजों को उतारने की कोशिश करें। मुझे लगता है उसके अलावा कोई विकल्प हो नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। किसी के मन में कोई सवाल हो, हाँ जिज्ञासा बिल्कुल। हो, आशंका हो, मैं टिप्पणी हो। फ्लोर को क्वेश्चंस हाँ के लिए ओपन कर रहा बिल्कुल। हूँ। आप जो भी सवाल सर से पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर देंगे और मैं उनको अनम्यूट करके हाँ, उनसे और पूछूंगा। अपना परिचय भी दें, वो कहाँ से हैं, क्या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि देश के किस किस अंचलों से आप लोग जुड़े हुए हैं। जी। दिनेश आप अनम्यूट करिए। सर नमस्ते। नमस्कार। मैं दिनेश कुमार इटावा से बिलोंग करता हूँ सर। हम बीए कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। मेरा सवाल ये था कि हमारी जो बोलियां होती हैं तो वो क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक बैरियर बन जाती हैं? जी तो नहीं, अगर मेरा मानना है कि बोलियां आपकी भाषा को, आपकी अभिव्यक्ति को बहुत समृद्ध करती हैं। जब आप कोई बात कर रहे हैं तो स्थानीयता का पुट यदि उसमें देते हैं तो उस बात को, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर आप अपनी उन क्षेत्रीय परंपराओं को एक बहुत बड़े समूह के सामने लेकर के आ रहे हैं। इसलिए यदि आप उन स्थानीय बोलियों को, शब्दों को, उन चरित्रों के साथ, जो चित्र जो आप लिखना चाह रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, उसके साथ जोड़ सकते हैं प्रभावी ढंग से, तो वो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। निश्चित रूप से जोड़िए इनको आप, लेकिन धन्यवाद सर। उसको इस रूप में जोड़िए कि वो स्वतः स्पष्ट हो जाए। नहीं तो इतना समय नहीं, मैं आपको उदाहरण देके बताता कि उन जो नॉन हिंदी एरियाज, अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहां किस तरह से गलतफहमी के कारण अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, है ना। जी तो जी। आप जो स्थानीय बोलियां हैं उनको सीखें, स्थानीय प्रतीकों को सीखें, उन मुहावरों का प्रयोग करें। निश्चित रूप से आपकी भाषा और अधिक समृद्ध होगी, प्रभावी होगी। जी। धन्यवाद सर। दिनेश के बाद कोई अपना सवाल पूछना चाहेगा तो जरूर अपना हैंड रेज करिएगा। अक्षत, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। प्रणाम सर। अम, मेरा नाम अक्षत है, मैं शिमला से हूँ और मैं संगीत में ग्रेजुएट हूँ। मैं जानना ये चाहता था, या मेरे मन में एक विचार ये आया था कि जब भी मैंने कभी किसी सामाजिक परिस्थिति में अच्छी भाषा का, अच्छे शब्दों का प्रयोग करने की अम, कोशिश की है, प्रयास किया है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं मजाक का पात्र बन गया हूँ। ऐसा हो जाता है कि ओहो, ये तो खुद को बहुत समझता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो अथॉरिटेरियन पोजीशंस पे लोग हैं, अध्यापक हैं, वो खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं, और सामने से मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो उनके कान खड़े हो गए कि अच्छा, ये खुद को ज्यादा बन रहा है। तो उस ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में हम कैसे अपनी मर्यादा भी बनाए रखें और उनकी मर्यादा भी बनाए रखें, और हम अ, भाषा को भी, भाषा की मर्यादा भी बनाए रखें। देखिए अक्षत जी, मुझे लगता है मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, शैली और टोन। आप किस टोन में बात कर रहे हैं? जब शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं और शिक्षक की किसी बात पर आपने कोई टिप्पणी की, क्योंकि मैं भी आखिर 4 दशक तक मैंने भी पढ़ाया है और अभी भी कहीं ना कहीं अध्ययन अध्यापन से जुड़ा हुआ हुई मैं, तो यदि आप उसी ढंग से बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी शिक्षक को अन्यथा लेना चाहिए। मैं खुद भी देश के अलग अलग अंचलों में गया हूँ, अहिंदी भाषी क्षेत्रों में गया हूँ, और उन मंचों से मैंने, जहां सारे लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात की है, और मेरे अनुसार जितनी मेरी क्षमता है, एक संभ्रांत और मर्यादित भाषा जिसे आप कह रहे हैं, उसमें बात करने की कोशिश की है, और मुझे उसका सकारात्मक जो प्रतिक्रिया मिली है। मतलब मैं समझाने के लिए यदि आपको कहूं कि उसके बाद फोटो खिंचाने की भीड़ कहीं लगती है तो उन अंग्रेजी में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनकी बजाय लोग कहते हैं साहब, ऐसी हिंदी हमने कभी सुनी नहीं, है ना। इसलिए हमें इसी मानसिकता को तोड़ना है। जब बहुत अच्छी अंग्रेजी भाषा बोहाना, मैं हिंदी अंग्रेजी का विवाद खड़ा नहीं कर रहा हूं, यहाँ केवल एक उदाहरण दे रहा हूं आपको।
हमें कॉम्प्लेक्स होने लगता है यार, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है। जो आप हिंदी में महसूस कर रहे हैं ना कि अच्छी हिंदी बोली तो उपहास के पात्र बनते हैं, उसी ओर ला रहा हूं आपको। अच्छी अंग्रेजी बोली तो कॉम्प्लेक्स का शिकार मैं हो रहा हूं। यार वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, बड़ा प्रतिभाशाली है, और मैंने अच्छी हिंदी बोल दी तो भी मुझे ही मजाक बनाया जा रहा है। यार इसकी हिंदी समझेगा कौन, है ना? तो आप ऐसे प्रयोग करें। कई बार क्या होता है कि हम हिंदी का मजाक उड़ाने के लिए ऐसे प्रयोग करते हैं जो अप्रचलित है ना? जब सहज रूप से आप प्रयोग करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई उपहास के पात्र बनेंगे, बल्कि लोग वाह वाह करेंगे। मतलब मेरी जो व्यक्तिगत अनुभूतियां हैं, मैं एक नाम भूल रहा हूँ, फिल्म कलाकार थे, उनके साथ दिन भर रहने का मुझे रजा मुराद। अब साहब उनकी आवाज ऐसा लगता है जैसे अंदर से निकल रही हो, और क्या उर्दू शब्दों का, क्या तकल्लुफ या क्या बोलते हैं उनको आप, एक उनका जो उच्चारण जिसे कहते हैं यहाँ पर, मुझे ध्यान नहीं उर्दू में क्या कह रहे हैं, कितना स्पष्ट वो है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं वो उपहास के पात्र बने। हम तो उनको सुनकर के अपने अज्ञानता पे कहीं शर्मिंदा होते थे कि साहब कितना बढ़िया बोल रहे हैं। तो वो उस समझने वाले की अज्ञानता है जो आपकी बात को नहीं समझे। जैसे अभी आपने बात की, मुझे लगता है कि बहुत ही प्रभावी ढंग से 3-4 वाक्यों में आपने अपने आप को अभिव्यक्त किया है, और इसमें कहीं कोई मुझे नहीं लगता है कि आप उपहास के पात्र हैं। यदि है तो यही मानिए कि हम अपनी अच्छी अभिव्यक्ति की कीमत चुका रहे हैं, उससे घबराइए मत। क्योंकि जब आप इंटरव्यूज में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो क्योंकि मैं भी कम से कम 50 जगह गया हूँ सिलेक्शन में, टीचिंग के या और भी अलग अलग कैपेसिटी में, जिसकी अभिव्यक्ति अच्छी थी, निश्चित रूप में हमने उनको प्राथमिकता दी है ना? तो मेरा तो ये मानना है ना? धन्यवाद। थैंक यू, शुभकामनाएं। तो मैं मुकुल से कहूंगा कि वो अनम्यूट कर लें और सर से अपना सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून मुकुल जी, सर बताइए मेरा कहाँ नाम से हैं आप? मुकुल है, मैं हम्म। गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। हम्म। सर मेरा सवाल ये था कि डिजिटल मार्केटिंग में एक सक्सेस करियर बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, और किस तरीके से हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए किन किन बातों पे या स्किल्स पे हमें ध्यान देना होगा। देखिए, मेरा तो जो विषय है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर के है ना? तो आप डिजिटल मार्केटिंग में है या किसी भी तरह की मार्केटिंग में है, उसमें यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया हैं तो सफलताएं एक बड़ी सीमा तक संभव है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री क्या है, सारा खेल किसका है? आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ठंडा मतलब कोका कोला, किसी दौर में विज्ञापन चलता था ना, जी। कोका कोला की परिभाषा बदल दी, ठंडा मतलब कोका कोला। लक्स फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन। अब हम जब इतने इतने से थे, छोटे छोटे से, तब से हमारे उसमें संस्कारों में ये रच बस गए, है ना? अब आपके दौर के नए नए विज्ञापन आ गए हैं, वो मुझे इतने याद नहीं इस दौर के, है ना? रोज जिस तेजी से चेंज हो रहे हैं ये है। तो किस तरह से आप जिस उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, पब्लिक की नब्ज को पकड़ना आना चाहिए आप, है ना? अब मैंने कहा ना कि कम्युनिकेशन केवल एक चीज नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। इसके साथ और भी सारी सारी चीजें हैं। और फिर जब हम कृत्रिम बौद्धिकता एआई के दौर में आ गए हैं, है ना, तो वहां तो क्लू मिलता है आपको। जैसे आजकल मैं कभी कभी क्या करता हूँ, मेरी एक वेबिनार की सीरीज चल रही है, तो अब उसमें कोई अच्छा विषय चाहिए मुझे, हमारे रेडियो कमेंट्री पे मैंने किया, तो मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ कुछ विषय सुझाइए। अब वो 8 10 12 विषय सुझा देता है अपने हिसाब से। अब उसके आधार पर आप नया क्रिएट कर लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करें। और उनका जो टारगेट ग्रुप है, उनका जो क्लाइंट्स है, उसकी नब्ज को भी पहचाने आप, है ना? क्योंकि जब उसकी नब्ज को नहीं पहचानेंगे, आपका टारगेट एरिया क्या है, आप बच्चों की पत्रिका में बीएमडब्ल्यू का विज्ञापन देंगे, बेकार जाएगा। या मेरा जो जर्नल है मीडिया कम्युनिकेशन टुडे, उसमें खिलौने के विज्ञापन दे दीजिए आप, या मेरी जो वेबसाइट पे खिलौने के विज्ञापन दे दीजिए आप, अर्थहीन है वो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसका कौन सा टारगेट ग्रुप है, और किस तरह से हम उसमें आप अपने आप को इफेक्टिवली अपनी प्रेजेंस को वहां शो कर सकते हैं। और उसके जितने भी टूल्स हैं आजकल, तो नाना तरह की टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, उनका उपयोग कर आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। वो जो उसका मैसेज है
उसको प्लान करने के लिए। जी। उज्ज्वल, आप अनम्यूट करिए और सवाल पूछिए। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर मैं सर आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले जैसे कि बताओ अगर उज्ज्वल हम जी, अपने कहाँ से हो, आप क्या कर रहे हो शब्दों आप? को अभिव्यक्त करते हैं। हैं, कहाँ से? सर मैं कानपुर उत्तर प्रदेश अच्छा, कानपुर से हैं। क्या कर रहे हैं अभी? आवाज कट रही है। मैं सर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा हूँ और मैं ग्रेजुएट हूँ। हाँ जी, बताइए। सर मैं कानपुर से हूँ, मार्केटिंग कोर्स कर रहा हूँ। सवाल पूछिए। सर आवाज कोई थोड़ा नेटवर्क सा की सर, प्रॉब्लम है आपके? हाँ। आवाज आ रही है सर? हाँ, बोलिए। सर नेटवर्क का थोड़ा सा इशू लग रहा है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि हम अपनी बातों को सोचते हैं, विचारते हैं, फिर उसके बाद कहना कोशिश करता हूँ, तो अपने विचारों द्वारा किसी भी प्रकार से अपनी वाणी के द्वारा किसी को केंद्रित नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अपने विचार संचार नहीं कर सकते अपनी बातों को। तो कहना कुछ चाहते हैं सर, तो हम लोग की बातों का जो फोकस होता है वो दूसरों के ऊपर नहीं हो पाता सर। नहीं तो क्या पूछना चाहते हो आप? अपने आप को कैसे बेहतर कम्युनिकेटर बनाए, ये पूछना है क्या? क्या पूछ रहे हो आप? जी 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 सर, जैसे कि तो अपनी बातों पे किसी को केंद्रित कैसे कर सकते हैं, अपने को केंद्रित कैसे कर सकते हैं किसी भी बातों पे, जो भी हम लोग कुछ कहना चाहते हैं, जैसे किसी किसी भी भी। बात पे यदि आपको केंद्रित करना है तो आप उस जी जी विषय का पूरा चिंतन मनन कीजिए। आप किस विषय पर जी बात सर। करना चाहते हैं, है ना? कोई उदाहरण देंगे जी किस सर। विषय पे बात जी जी, करनी है जैसे आपको? जैसे भी सर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र में है, अलग अलग तरह के इसमें कार्य हैं, तो उसी को हमें ध्यान देना होगा, उसी के हिसाब से हमें काम करने के नहीं, साथ एडवर्टीजमेंट है आप या आप मार्केटिंग है, सोशल आपने कहा मीडिया है। कि मैं किसी को अपनी बात कहना चाहता हूं तो अपने आप को कंसंट्रेटेड नहीं कर पाता हूं, जी यही कहा ना? जी जी सर। तो कौन सी बात जी कहना चाहते हैं आप? जैसे अपना परिचय दीजिए आप पूरा, 2 मिनट 1 मिनट के लिए कैसे देंगे? सर, मेरा नाम उज्जवल गुप्ता है, मैं कानपुर क्षेत्र का निवासी हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन मतलब कि स्नातक शिक्षा परिषद पूर्ण की है। मतलब सर बोलने में समस्या हो जाती है सर, अब आपने 2-3 वाक्यों में मतलब 3 बार कम्युनिकेट बोल दिया, करने में सर। है ना? अब ये मतलब मत बोलिए। मेरा नाम उज्जवल गुप्ता है, कानपुर निवासी हूं, और इसी वर्ष मैंने कानपुर विश्वविद्यालय से अपनी बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेरे जीवन का जी लक्ष्य सर। है कि मैं मेहनत करके डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाऊं। इस तरह से कोशिश कीजिए, कांच के सामने खड़े हो जाइए, घबराइए मत, है ना? और अपने जी साथ सर। छोटे भाई बहन माता पिताजी हो, उनको बिठा लो, ज्यादा ही लगे उनसे पूछो कि साहब कहाँ गड़बड़ लगती है। जोर से बोलो, जी सर। खुल करके बोलो, स्पष्ट बोलो, है ना? वही तरीका है, क्योंकि कोई अवतरित नहीं होगा आपको अब सिखाने के लिए। ठीक है? जी सर। आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। अखबार पढ़ा आपने, और उस अखबार की न्यूज को दोबारा बिना देखे बोलना शुरू कर दो। समझ में आ गया आपको? तब आपकी जी सर। बात खुलेगा आपका। शब्द जब 5 साल आप महीने 2 महीने प्रैक्टिस कीजिए, तो जो आपके शब्द है ना, उन पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। ठीक है? और फिर जिस विषय पर बोलना है उसको पहले पढ़िए आप। आजकल तो गूगल पे जो उनकी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, उन पे जाइए आप उस विषय की, और वहां से पॉइंट्स निकालिए, कागज पे पॉइंट्स लिखिए आप। ठीक है? फिर उन पॉइंट्स को याद रखने की कोशिश कीजिए, और फिर उनको बोलो आप। ठीक है? और या फिर जैसे अब आजकल तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग की सुविधा है, रिकॉर्ड कर लो आप, फिर खुद ही सुनिए उसको आप, आपको अपने आप पता चल जाएगा। टोन, आवाज का पिच कहाँ ऊपर नीचे होना है वो देखिए। आपका बॉडी लैंग्वेज, आई आई कांटेक्ट किस तरह का है ना? मान लीजिए पूरी बातचीत में मैं ऐसे करके बैठा रहूं और बोलता रहूं, थोड़ी देर में आप सब लोग अपने वीडियो ऑफ कर करके चले जाओगे, तो मजबूरी नहीं हुई तो। बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप जब कांच के सामने खड़े होने का मतलब ही मेरा ये था कि आप कांच की ओर देख करके बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए आप, है ना? ये तो अच्छा है कि आपने खुद ने अपनी कमजोरी को पकड़ने की कोशिश की है कि आप नहीं कह पाते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। आगे ना समझ में? तो
समय की सीमा है, हम एक दो सवाल और लेंगे, उसके बाद जी इसको कंक्लूड करेंगे सर। तो जी। मुकुल, आप अपना सवाल पूछिए सर से, मैंने बोल दिया अनम्यूट के लिए आपको। नमस्कार सर। सर मेरा नाम मुकुल गर्ग है सर। मैं अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ। और सर मैं एमएससी में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ केमिस्ट्री में। और अभी मैं जॉब कर रहा हूँ एक थर्मल पावर प्लांट में अलीगढ़ में। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी 7 Cs थे, कंक्रीट है, कंसाइज है, क्लियर है। अगर हमें कोई नोन सब्जेक्ट पे बोलने के लिए कहा जाए, या हमारा हम टीचिंग है, पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो हम इन सबका ध्यान रखेंगे। या ना अचानक से हमको कह दिया जाए कि जरा स्टेज संभाल लीजिए, या थोड़ी देर के लिए ऑडियंस को संभाल लीजिए, तो ऐसे में कैसे हम कम्युनिकेट करें और कैसे इन 7 Cs को अप्लाई करें, तो ये बताइए। अनुभव 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 अनुभव, क्योंकि ऐसे में इन्वॉल्वमेंट मुझे, हाँ खूब ऐसे होता में है। मुझे करना मैं पड़ता है कभी कभी सर। देखिए, ये तो पानी में छलांग लगा दीजिए, पहली बार मात खाओगे, दूसरी बार बोल लोगे। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका मतलब कंपेयरिंग से मतलब है क्या आपका? नहीं नहीं सर, मेरे संग होता है। कभी कभी मैं क्लास में जाऊंगा, कहीं कुछ है पढ़ाना है मुझे, मैं खिला लेता हूँ, क्लास ले लेता हूँ। वो तो आप प्रोफेसर तैयारी आते हैं करके ऐसे, जा रहे हो, दिक्कत नहीं आती है आपको, ठीक है। और उसमें भी पिच भी हाई होती है सर, टोन भी हाई होती है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है। लेकिन जनरली कोई कहता है कि यार ये 5 मिनट के लिए संभालना है, जरा संभाल लो। तो संभाल तो लेते नहीं, हैं, लेकिन जो उदाहरण दो, कॉन्फिडेंस, क्या चीज संभालनी, जैसे उदाहरण दो ना, क्या संभालना कई है। बार होता है कि जैसे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, वहां ऑडियंस बैठे हैं, उन्हें संभालना है। कई बार स्टेज प्रोग्राम में एंकरिंग हो रही है, तो जरा 10 मिनट के लिए पकड़ा हाँ, दिया। इसमें क्या होता है कि आप अपना वो जो लाइब्रेरी है ना, उसको रिच कीजिए। जैसे आप अखबार तो पढ़ते ही होंगे, उसमें बिल्कुल बहुत सर। सारे संडे को इस तरह के छुटपुट छुटपुट जोक्स, पहेलियां, या गूगल पे भी बहुत मिलते हैं आजकल, तो उनको याद रखने की कोशिश कीजिए आप, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं, विच इज द लॉन्गेस्ट रोप इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ी रस्सी, रोप, सबसे बड़ी रोप कौन सी है ना। रोप तो नहीं यूरोप, पता, रेबर पता है, रेबर यूरोप पता है, रोप यूरोप नहीं पता। यूरोप। अच्छा ये, अब ये अच्छा हंसी ये, मजाक के चुटकुले है ना ये। हाँ हाँ इस हाँ तरह हाँ। के टिडबिट्स याद रखिए आप। ए काउ विच डज नॉट गिव मिल्क, मास्को, MOSCOW, मास्काउ, मास्को। हम्म, तो ये टिडबिट्स है। जब आपको किसी गैदरिंग में बैठे हो और आपको अपने आप को, तो ये इस तरह का हम तो शुरू कर देते हैं। बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दीजिए, उनसे हंसी मजाक शुरू कीजिए, कॉन्फिडेंस बनेगा। अब किसी बड़ी जगह भेज दिया जाए आपको मंच संभालने के लिए, तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि मंच की ऑडियंस किस तरह की है। शादी ब्याह की है, किसी वेडिंग सेरेमनी में पकड़ा दिया आपको, किसी स्टूडेंट्स के उसमें पकड़ा दिया। अब स्टूडेंट्स का है, तब आप यदि पढ़ाते हैं तो आपको इस तरह के जोक्स मालूम होने चाहिए। हुटिंग का है तो उसको कैसे संभालना है। तो ये तो आते हैं। मैं तो अब अभी समय नहीं है अपने, और ये फिर आत्मश्लाघा हो जाएगी। मुझे तो दूरदर्शन ने बुला लिया पहली बार लाइव करने के लिए, जयपुर दूरदर्शन पे। उसके पहले कैमरा फेस नहीं किया था, और अब ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि नींद में भी बुला लो, चले जाएंगे। इसलिए ये आपको तैयारी हमेशा रखनी पड़ेगी, कभी भी नौबत आ सकती है इस तरह की, यदि आपका वो सर्किल है तो, है ना। अब आपको एंकरिंग करनी है तो किस चुटकुले से शुरू करेंगे आप, है ना। सवाल ऑडियंस से पूछना शुरू कर दिया, तो ये तो आपको इम्प्रोवाइज करनी पड़ेगी चीजें। नहीं कर पाएंगे तो फिर नहीं कर सकते, है ना। ये तो अपनी डायरी एक अपने इसमें रजिस्टर करके रखिए जी। एक आखिरी सवाल मैं और लूंगा सर, हाँ हाँ उसके बाद आपकी करियर एडवाइस इन बच्चों के लिए होगी। हाँ 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 हाँ। लव गौतम कुछ पूछना चाहते हैं, लव पूछिए। यस सर। सर मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन हाँ। ये था कि 4-5 लोग में जब मैं बात करता हूँ तो सर मैं बात नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारे शब्दों, जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं तो उनमें हिचकिचा जाता हूँ मैं, मतलब बोल नहीं पाता हूँ। तो उस चीज को सर कैसे इम्प्रूव करें, तो ये प्लीज मुझे बता दीजिए। शुरुआत तो खाली कमरे से शुरू करो, जैसा उनको मैंने कहा पहले पूर्व, जो जिन्होंने सवाल पूछा था। यस सर। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप कॉन्फिडेंस कहीं से आपको इंजेक्शन लगा के भर दिया जाएगा, नहीं होगा। अभी कौन सी क्लास में हो आप? सर 11th। 11th में ही हो ना। मेरे साथ भी था, जब 8वीं क्लास तक पढ़ता था मैं, तो मैं भी बात नहीं करता था। ग्रुप मिलता था तो चला जाता था दूसरी ओर, है ना, सर मैं परिवार में से चला जाता था। मेरे साथ भी होता था। फिर 9th क्लास में मैंने डिबेट बोलनी शुरू की, है ना। फिर लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, थिएटर किया, ये किया। उसके बाद तो अब तो खैर 11th में आ गए, अब तो आपका करियर का सवाल है। लेकिन फिर भी आप चाहें तो स्कूल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। कई स्कूल्स में वो होता है क्लब्स, उनको ज्वाइन कीजिए आप। NGO उसमें ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में काम करोगे ना आप, और आप आंख बंद करके बोलिए, ये सोच के कि सामने वाला मूर्ख है, ज्ञान का ठेका मेरे पास है।
कुछ नहीं होता। अब मैं भी आपके आने से पहले, मुझे पुष्पेंद्र जी ने डरा दिया, यार पूरे देश से यूथ आए हुए हैं, आपसे सवाल पूछे, लिख के और भेज दिया कि सवाल पूछेंगे। अब मैं चिंतित होता रहा हूं, पता नहीं क्या सवाल पूछ लेंगे, क्या जवाब दूंगा। परिचय तो इतना बड़ा दे दिया, इतना ज्यादा बोल दिया मेरे बारे में, अब क्या हो गया। बस जिस दिन मैंने ये सोच लिया, उसी दिन मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया, नहीं बात कर पाऊंगा मैं। ओके सर। ठीक है, तो आप पूरा विश्वास रखिए अपने ऊपर, खाली कमरे में बोलिए, जो मर्जी आए बोलिए आप, है ना। किसी एक विषय पे बोलना शुरू कर दीजिए, जो भी आपका विषय हो, चाहे कोर्स का हो। जब आप बोलेंगे तो आपके ऑटोमेटिक शब्द आएंगे, अंदर से आपके मन में आएंगे, यस सर, और आते कुछ हैं। नहीं, है ना। हाँ, फिर यस। बोलोगे तो वो आपके शब्द, आपसे दोस्ती हो जाएगी। हाँ। ठीक है। और घबराहट, पैर पैर कांपते हैं, यस सर, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी नाप लो पैरों की आप, ये घबराहट होती है। फिर एक हाँ। अच्छा दोस्त बनाओ, उसके साथ बातचीत शुरू करो, फिर 3 के साथ करो। ये तरीके आपको ही निकालने पड़ेंगे। घर में भाई बहन, उनके साथ करो, पेरेंट्स के साथ करो। और अच्छा है, अभी से आपको कमजोरी मालूम पड़ गई। हाँ ये सर। 3 साल बाद होता तो बहुत दिक्कत आती, क्योंकि उस समय तो कितने इंटरव्यू देने जाओगे आप, है ना। और कोशिश यस सर। कीजिए, स्कूल में अपने अध्यापक से कहो कि साहब मुझे मौका दीजिए आप, यस मैं सर। डिबेट बोलना चाहता हूँ, भाषण बोलना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। उसमें पार्टिसिपेट करो आप। कोई भी अवसर छोड़िए मत, भले ही विफलता मिले। मैं पहली बिल्कुल बार सर। संस्कृत में डिबेट बोलने गया था, पहली बार। 1 मिनट बाद सब भूल गया, रट के गया, संस्कृत आती कौन सी थी उस समय, सब भूल गया। लेकिन उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट की है संस्कृत डिबेट में। ये आपका डेडिकेशन है, ये आपकी मेहनत है, जो आपको ले जाएगी। फिर मैंने कहा, कोई दवा किसी के पास नहीं है, मेरे पास ही नहीं, किसी के पास नहीं है, कि आपको सुबह शाम खिला दे, भैया लब कल से बहुत अच्छे स्पीकर हो गए, नहीं हो गए। ठीक यस है। सर। ये थैंक यू सर। आपको ही मेहनत करनी है। ठीक है, छलांग लगा दीजिए पानी में बस, सर कल से। मैं बिल्कुल कार्यक्रम के आखिर में हूँ, और ये जो बच्चे इस मंच पे बैठे हैं आपके साथ, आपको सुन रहे हैं घंटे से, तो ये अगले 1-2 महीने में ये डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक डिजाइन या लास्ट माइल ट्रेनिंग, जो भी प्रोग्राम का कोर्सेज कर रहे हैं, 3 महीने 6 महीने का, वो कंप्लीट करके किसी ना किसी कंपनी में पहली नौकरी ज्वाइन करेंगे। तो इनके लिए आपकी ओर से एक अभी खास एडवाइस क्या होगी? तो मेरी तरफ से तो सूत्र यही है कि अपना लक्ष्य तय करें, उद्देश्य निर्धारित करें, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी विकल्प उनके सामने है, कड़ी मेहनत, खूब अध्ययन, चिंतन मनन, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है चिंतन मनन। मैं उदाहरण देता हूं अक्सर, एक मधुमक्खी को आपने देखा हो, जो अलग अलग पुष्पों से परागकण इकट्ठे करती है, और उन पराग कणों को शहद में परिवर्तित कर देती है। तो हम लोग भी जगह जगह से, हमारा मस्तिष्क सूचनाओं के संग्रहालय हो गए। लगातार बम्बार्डमेंट हो रहा है सूचनाओं का। डिजिटल दौर में तो हम कल्पना ही नहीं कर रहे हैं, है ना। सुबह से शाम तक ये हमारे हाथ में मोबाइल नाम का यंत्र भाई, है, जो लगातार आप पर बम्बार्डमेंट कर रहा है। इन सूचनाओं के महासागर में से कैसे हम विचार रूपी नवनीत निकाल सकते हैं, इसकी आप तैयारी करें। मेरे ख्याल, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सफलता का राजमार्ग आपके लिए है। तो सब। थैंक यू सर। मैं 1 घंटे से मैं सोच रहा था कि मैं किसी यूनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल में बैठा हूँ, और हमारे प्रोफेसर सर मुझे चीज़ों को बता रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए, थैंक यू, मुझे थैंक यू। पूरी उम्मीद है कि जो साथी जो साथ इसमें जुड़े हैं कार्यक्रम में, उनको भी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कम्युनिकेशन पे सर ने बहुत अच्छा बोला, 7 C's बताई, HOT और किश का पैटर्न भी बताया, वो आप फॉलो कर सकते हैं। और मुझे लगता है आप लोगों ने जरूर नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि वो आपके काम आने वाले हैं। आने वाले अभी तो पूरा जीवन है आपका, जो कम्युनिकेशन के साथ आपको निकालना है। क्योंकि अब चूंकि अगर प्रिंट में जाते या टीवी में जाते या रेडियो में जाते तो लेवल अलग हो जाता। अभी कॉरपोरेट में जा रहे हैं, मार्केटिंग में जा रहे हैं, उधर तो सब कुछ कम्युनिकेशन ही है। जैसे सर ने कहा कि अगर गलत आपने ऐड दे दिया ऑडियंस को, ऑडियंस से किसी और चीज की ऐड आपने कुछ और दे दिया, या लैंग्वेज का बैरियर कर दिया आपने। जैसे देश में 0.1% लोग हैं जो जन्म से अंग्रेजी बोलते हैं। 30% के आसपास लोग हैं जो कॉरपोरेट लाइफ में अंग्रेजी सीखते हैं, तो वो दूसरी भाषा उनकी होती है। तो अंग्रेजी में ही रोजगार उपलब्धता सबसे ज्यादा है देश में। तो ऐसे में आपको कम्युनिकेशन ठीक करने के लिए जो सर ने आपको सूत्र दिए हैं, जो
आपको मंत्र दिए हैं अभी, उन पे काम करिएगा। पढ़ने के विषय के ऊपर सर ने कहा कि मैं 8 से 10 अखबार रोज पढ़ता हूँ। अभी रिटायर होने के बाद भी सर 8-10 अखबार रोज पढ़ते हैं। अभी तो जरूरत नहीं है अखबार पढ़ने की, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं, क्योंकि समकालीन समसामयिक चीजों से लगातार जोड़ के रखना है। जैसे ही लब ने अभी कहा कि उनको बोलना नहीं आता, उन सर को ने उनको भी बताया। तो लब जितनी ज्यादा जानकारी अपने पास इकट्ठी कर लेंगे, उतना ज्यादा लब कहीं भी खड़े होकर बोल सकेंगे। मुकुल ने कहा कि वो मंच पे रह जाते हैं, सर ने उनको भी बताया कि आप दूसरे चीजों को लेके आइए। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। पूरा आपका जो सर क्लास थी बहुत पसंद आई मुझे। और थैंक यू सर, आप बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे हमसे जुड़े, और आपने पाठकों को, जो हमारे श्रोतागण हैं, उनको इतनी महत्वपूर्ण चीजें बताई। अमर उजाला परिवार की तरफ से, सफलता परिवार की तरफ से मैं आपका पुनः एक बार आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपसे मिलके सर। बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, मौका दिया आपने, है ना। थैंक यू। ओके सर। राइट।